हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, रायगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी सेमेस्टर थर्ड डीएससी या डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जूलॉजी कोर्स टाइटल पैरासिटोलॉजी के यूनिट थर्ड के अंतर्गत एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जीवन चक्र, रोग जनकता, बचाव एवं उपचार का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अध्ययन के लिए हमने विषय वस्तु को इन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित किया है। पहला, इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। दूसरा, स्ट्रक्चर या रचना। तीसरा, लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। चौथा, पैथोजेनिसिटी या रोग जनकता। पांचवा, प्रोफाइलेक्सिस और प्रिवेंशन या रोग से बचाव या रोकथाम। छठवां, ट्रीटमेंट या उपचार या चिकित्सा। और सातवां है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए विषय वस्तु का हम बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन उनके लक्षणों के आधार पर निम्नानुसार है। फाइलम प्रोटोजोआ, इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। क्लास राइजोपोडा, इन जंतुओं में जो लोकोमोशन है या प्रचलन है वो सूडोपोडिया के द्वारा होता है। ऑर्डर है लोबोसा, इनके जो प्रचलन अंग सूडोपोडिया होते हैं उनका जो सिरा होता है वो गोल होता है। गोल का आशय ये है, जैसे मान लीजिए सूडोपोडिया है, ये सूडोपोडिया इस तरह से ब्लंट होता है, ये पॉइंटेड नहीं होता है। जीनस जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है एंट अमीबा और इसकी स्पीशीज या प्रजाति है हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह अंतःपरजीवी या एंडोपैरासाइट के रूप में मनुष्य के लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यह मनुष्य में एमीबियोसिस या एमीबिक डिसेंट्री नामक रोग उत्पन्न करता है। परजीवी के रूप में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। अतः इनका जो वितरण या विस्तार है वो कॉस्मोपॉलिटन या विश्वव्यापी होता है। अस्वच्छताकारी दशाओं में रहने वाली जो मानव आबादी है उनमें संक्रमण एवं रोग की अधिकता होती है। भारत, चीन, मैक्सिको तथा दक्षिण अमेरिका के भागों में रोग दर उच्च होता है। बड़े बच्चे, वयस्क तथा प्रौढ़ इस परजीवी के लिए अनुकूल होस्ट होते हैं। 1 वर्ष से कम के बच्चों में इनका संक्रमण प्रायः नहीं होता है। यह परजीवी इंटेस्टाइन में म्यूकोसा तथा सब म्यूकोसा स्तर में पाया जाता है, जिसे वह अपने द्वारा स्रावित हिस्टोलिटिक एंजाइम के द्वारा क्षतिग्रस्त करता है और जो क्षतिग्रस्त होने के बाद टिश्यू हैं
ब्लड सेल्स हैं तथा बैक्टीरिया हैं, उन्हें यह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मल में रक्त और अत्यधिक म्यूकस युक्त मल एमीबिक डिसेंट्री का प्रमुख लक्षण होता है। इनमें जो पोषण है वह होलोजोइक प्रकार का होता है। दीर्घकालीन संक्रमण की स्थिति में यह पैरासाइट इंटेस्टाइन की गहराई में पहुंचकर रक्त प्रवाह के द्वारा मनुष्य के लीवर, स्प्लीन, फेफड़े, ब्रेन इत्यादि रचनाओं में पहुंचकर वहां पर भी जख्म या एब्सेस बना देते हैं, जिससे अन्य गंभीर रोगकारी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये हुई सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। अगले क्रम पे हम देख रहे हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका में जो प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है वह अलैंगिक या एसेक्सुअल होता है तथा यह अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी का मतलब होता है दो और फिशन का मतलब होता है टूट जाना या विभाजित हो जाना। जैसे मान लीजिए ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यह इस तरीके से दो भागों में टूट जाता है, जिसके कारण से एक एंटमीबा से दो डॉटर एंटमीबा विकसित हो जाते हैं। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि को बाइनरी फिजन कहा जाता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो जीवन चक्र है वह एक होस्ट अर्थात मनुष्य में ही पूर्ण हो जाता है। इस तरह के जीवन चक्र को जो एक ही होस्ट में पूर्ण हो जाता है उसे मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। मनुष्य में परजीवी की जो शिष्ट अवस्था है यह संक्रमणकारी होती है। मनुष्य में परजीवी की शिष्ट अवस्था उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद शिष्ट में एक विशेष तरह का विभाजन या डेवलपमेंट होता है, जिसे मेटासिस्टिक डेवलपमेंट या मेटासिस्टिक विकास कहते हैं, और जिसके उपरांत 8 ट्रोफोजोइट्स अवस्था या ट्रोफोजोइट स्टेज संक्रमित व्यक्ति के इंटेस्टाइन में स्वतंत्र हो जाते हैं। मनुष्य में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो संक्रमण है वह कंटेमिनेटेड या दूषित पेय एवं भोज्य पदार्थों के माध्यम से होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इस परजीवी का जो नामकरण है वह 1903 में सॉर्डिन के द्वारा किया गया है। ये जानकारी हुई एंटमीबा हिस्टोलिटिका के सामान्य परिचय के रूप में। दूसरा है स्ट्रक्चर या एंटमीबा हिस्टोलिटिका की रचना। एंटमीबा हिस्टोलिटिका अपने जीवन काल में रचना के आधार पर 3 अवस्थाओं में दिखाई देती है। ये अवस्थाएं क्रमशः इस तरह से हैं। ए, यह ट्रोफोजोइट अवस्था कहलाती है। बी, यह प्रीसिस्टिक अवस्था कहलाती है तथा सी, यह सिस्टिक अवस्था कहलाती है। तो 3 अवस्थाओं में एंटमीबा हिस्टोलिटिका को उसके जीवन काल में देखा जा सकता है। आइए हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पहली अवस्था है जिसको हम कहते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज या ट्रोफोजोइट अवस्था। दूसरी अवस्था है प्रीसिस्टिक या सिस्ट निर्माण के पहले की अवस्था, और तीसरी अवस्था यह कहलाती है सिस्टिक स्टेज या सिस्टिक अवस्था। इस चित्र में हम ट्रोफोजोइट अवस्था की रचना को देख सकते हैं। ट्रोफोजोइट में सामने की ओर एक ब्लंट सूडोपोडिया होता है तथा पूरी की पूरी जो बॉडी है एक पतली मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई होती है, और इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। इस प्लाज्मा लेमा
के भीतर साइटोप्लाज्म होता है और यह साइटोप्लाज्म क्रमशः बाहरी एक्टोप्लाज्म और भीतरी एंडोप्लाज्म में बटा हुआ होता है। भीतर की ओर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी रचना एंडोसोम के रूप में उपस्थित होती है। ट्रोफोजोआइट चूंकि यह भोजन ग्रहण करने वाली अवस्था है, फीडिंग स्टेज है, इसलिए इनमें फूड वैक्यूल भी पाए जाते हैं और इस फूड वैक्यूल के अंदर इस परजीवी ने जो चीज़ें भोजन के रूप में ग्रहण की हैं, जैसे आरबीसी हैं, हीमोग्लोबिन है इत्यादि रचनाएं इस वैक्यूल के अंदर दिखाई देती हैं। तो ये रचना होती है ट्रोफोजोआइट अवस्था की। आइए अब हम देखें दूसरी अवस्था प्रीसिस्टिक अवस्था के बारे में। ट्रोफोजोआइट अवस्था कुछ समय के बाद यह दूसरी अवस्था में रूपांतरित होती है जिसे प्रीसिस्टिक अवस्था कहते हैं। अर्थात प्रीसिस्टिक अवस्था एक इंटरमीडिएट फॉर्म है जो ट्रोफोजोआइट अवस्था और सिस्ट अवस्था के बीच में विकसित होती है। प्रीसिस्टिक अवस्था में आरंभिक तौर पर सूडोपोडिया ये उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म यह भी एक्टो और एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। भीतर की ओर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर ये एंडोसोम उपस्थित होता है। यहाँ पर ध्यान देना यह जरूरी है कि प्रीसिस्टिक अवस्था यह नॉन फीडिंग स्टेज है। इस अवस्था में वह भोजन ग्रहण नहीं करता है, इसलिए इसके साइटोप्लाज्म के अंदर फूड वैक्यूल ये अनुपस्थित होते हैं। कुछ समय के बाद यह प्रीसिस्टिक अवस्था अपने सूडोपोडिया को विलोपित कर देती है, इसे समाप्त कर लेती है और इस तरह ये पूरी तरह से गोल रचना के रूप में विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रीसिस्टिक अवस्था यह अपने आरंभिक चरण में सूडोपोडिया युक्त होती है, जबकि बाद की अवस्था में सूडोपोडिया विलोपित हो जाता है और इस तरह यह जो प्रीसिस्टिक अवस्था है वो राउंड या गोल हो जाती है। आइए अब हम देखें तीसरी अवस्था के बारे में जिसे हम कहते हैं सिस्टिक स्टेज। सिस्टिक स्टेज में इस परजीवी के या सिस्ट अवस्था के चारों ओर एक पतली वॉल बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव वॉल बन जाती है, इसे कहा जाता है सिस्ट वॉल। तो प्रीसिस्टिक अवस्था में यदि इसके चारों ओर एक सुरक्षित वॉल बन जाती है तब यह परिवर्तित हो जाती है सिस्टिक अवस्था में। यहाँ पर बाकी रचनाएं क्या होती हैं वो हम देखें। भीतर की ओर न्यूक्लियस होगा और इनमें क्रोमेटॉइड बॉडीज होती हैं। ध्यान देंगे क्रोमेटॉइड बॉडीज ये विकसित हो जाती हैं। यह भी एक नॉन फीडिंग स्टेज है और प्रीसिस्टिक अवस्था से विकसित हुई है, इसलिए इसके साइटोप्लाज्म में भी फूड वैक्यूल ये नहीं पाए जाते हैं। चूंकि इस सिस्ट स्टेज में न्यूक्लियस की संख्या 1 है, इसलिए इसे यूनी न्यूक्लिएट सिस्ट कहा जाता है। शीघ्र ही इसका न्यूक्लियस विभाजित होता है और विभाजित होके वह 2 न्यूक्लियस बनाता है। ऐसी अवस्था में इसे बाई न्यूक्लिएट सिस्ट अवस्था कहते हैं। शीघ्र ही इसके जो 2 न्यूक्लियस हैं वो पुनः विभाजित होकर के ये 4 न्यूक्लियस बना लेते हैं और इस तरह 4 न्यूक्लियस की संख्या के आधार पर सिस्टिक स्टेज की इस अवस्था को टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट कहा जाता है। ये जानकारी हुई ट्रोफोजोआइट स्टेज, प्रीसिस्टिक स्टेज और सिस्टिक स्टेज के बारे में। आइए इन तीनों अवस्थाओं का हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन और अवलोकन करते हैं। हमने तीनों अवस्थाओं को टेबल के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया है। यहाँ पर हम देखें पहला जो कॉलम है वो है कैरेक्टर या लक्षण, दूसरा है ट्रोफोजोआइट अवस्था, तीसरा है प्रीसिस्टिक अवस्था और चौथा है सिस्टिक अवस्था। पहले हम देखते हैं साइज के बारे में।
ट्रोफोजोइट अवस्था की जो साइज होती है, क्योंकि ये गोल होते हैं, इसलिए इनका जो व्यास होता है यह 20 से 30 म्यू होता है। प्रीसिस्टिक अवस्था में इनका व्यास 10 से 20 म्यू होता है तथा सिस्टिक अवस्था में इनका व्यास 12 से लेकर इतना होता है। दूसरा हम देखें शेप या आकार के बारे में। ट्रोफोजोइट में सूडोपोडिया उपस्थित होते हैं, इसलिए ट्रोफोजोइट अवस्था में यह जंतु लंबा दिखाई देता है, जबकि प्रीसिस्टिक अवस्था में सूडोपोडिया यदि आकार में छोटे हैं तो वो अंडाकार दिखाई देगा, और यदि सूडोपोडिया विलोपित हो जाते हैं तो यह गोल या राउंड दिखाई देता है, जबकि सिस्ट अवस्था ये पूरी तरह से गोलाकार या राउंडेड दिखाई देती है। तीसरा हम देखें उपस्थिति। ट्रोफोजोइट जो अवस्था है वह मनुष्य के इंटेस्टाइन की दीवारों में उपस्थित होती है, जबकि प्रीसिस्टिक अवस्था ये इंटेस्टाइन की दीवारों के बाहर पाई जाती है, और सिस्टिक अवस्था यह संक्रमित मनुष्य के इंटेस्टाइन में विकसित होने के बाद वह उनके मल के साथ में शरीर के बाहर निकल जाते हैं। फिर हम देखें सूडोपोडिया के बारे में। ट्रोफोजोइट अवस्था में सूडोपोडिया एक होता है, साथ ही साथ यह लंबा होता है, सक्रिय होता है, जिसके कारण से ट्रोफोजोइट अवस्था इंटेस्टाइन की दीवारों के भीतर जो कोशिकाएं होती हैं उनके भीतर गतिशील होता है। प्रीसिस्टिक अवस्था में जब सूडोपोडिया उपस्थित होती हैं तो वो उनकी संख्या भी एक होती है, वो काफ़ी छोटा होता है, निष्क्रिय होता है और ये गतिहीन होते हैं, किसी तरह की गति इनमें नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि सूडोपोडिया इनमें काफ़ी छोटे या विलोपित हो जाते हैं। सिस्टिक अवस्था में चूंकि सिस्ट का निर्माण हो जाता है इसलिए इनमें सूडोपोडिया ये अनुपस्थित होते हैं। फिर हम देखें फूड वैक्यूल के बारे में। चूंकि ट्रोफोजोइट अवस्था फीडिंग स्टेज है, ये सक्रियता के साथ भोजन ग्रहण करती है, इसलिए इनमें फूड वैक्यूल पाए जाते हैं, और फूड वैक्यूल के अंदर भोजन के रूप में इसने जो ग्रहण किया है वो उपस्थित होता है, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इपिथेलियल सेल्स और बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं। प्रीसिस्टिक अवस्था यह नॉन फीडिंग स्टेज है, इसलिए इनमें फूड वैक्यूल अनुपस्थित होते हैं। इसी तरह से सिस्टिक अवस्था में भी फूड वैक्यूल अनुपस्थित होती हैं। फिर फीडिंग के बारे में हम देखें। ट्रोफोजोइट ये फीडिंग स्टेज है, इसलिए ये बड़ी सक्रियता के साथ भोजन ग्रहण करता है, अर्थात ये भोजनकारी अवस्था होती है। प्रीसिस्टिक ये नॉन फीडिंग अवस्था है, अर्थात इस स्थिति में, इस अवस्था में परजीवी भोजन ग्रहण नहीं करता। और तीसरा है सिस्टिक अवस्था। इस अवस्था में भी यह भोजन ग्रहण नहीं करता, लेकिन यह अवस्था संक्रमणकारी होती है, दूसरे मनुष्य को उनके आहार नाल में प्रवेश करके उन्हें संक्रमित कर सकती है। आइए अब हम देखें न्यूक्लियस के बारे में। ट्रोफोजोइट अवस्था में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्रोमेटिड के ग्रेन्यूल्स होते हैं, एंडोसोम होता है, एक क्लियर स्पेस होता है, एरिया होता है जिसको हम कहते हैं हेलो, वह भी उपस्थित होता है, और इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्राइशंस भी होते हैं। यदि हम प्रीसिस्टिक अवस्था में न्यूक्लियस को देखें तो इनमें भी एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है, और उस न्यूक्लियस की जो रचना है वह ट्रोफोजोइट अवस्था में पाई जाने वाली न्यूक्लियस के ही समान होती है। सिस्टिक अवस्था में न्यूक्लियस की संख्या 4 होती है। ध्यान देंगे, सिस्टिक अवस्था में न्यूक्लियस की संख्या 4 होती है। साथ ही साथ इन चारों न्यूक्लियस की जो रचना है वह ट्रोफोजोइट अवस्था के न्यूक्लियस के ही समान होती है। नेक्स्ट है क्रोमेटॉइड बॉडी। ट्रोफोजोइट अवस्था में क्रोमेटॉइड बॉडी अनुपस्थित होती हैं। प्रीसिस्टिक
अवस्था में भी यह अनुपस्थित होती हैं, लेकिन सिस्टिक अवस्था में क्रोमेटाइड बॉडी उपस्थित होती हैं। सिस्ट वॉल के बारे में हम देखें, ट्रोफोजोइट अवस्था में सिस्ट वॉल अनुपस्थित होती हैं। चूंकि ये फीडिंग स्टेज है इसलिए सिस्ट वॉल नहीं होती है। दूसरा, प्री सिस्टिक अवस्था, इसमें भी सिस्ट वॉल अनुपस्थित होती हैं। और तीसरी अवस्था है सिस्टिक अवस्था, इसमें सिस्ट वॉल उपस्थित होती हैं और यह जो सिस्ट वॉल है वह लचीली होती है और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए पूरी तरह प्रतिरोधी होती है। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जीवन चक्र एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। पहले हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो ट्रोफोजोइट है, ये ट्रोफोजोइट इंटेस्टाइन की दीवारों पर जो कोशिकाएं होती हैं उनके भीतर पाई जाती है। ये सक्रियता के साथ भोजन ग्रहण करती है, जिसके कारण से इसके साइटोप्लाज्म में ये फूड वैक्यूल दिखाई देते हैं। जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है उसके बाद इनमें बाइनरी फिजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जिसमें यह जंतु दो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है। तो ये एक ट्रोफोजोइट से जो दो शिशु एमीबी बनते हैं, ये एमीबी, इनमें से कुछ एमीबी वापस विकसित होकर के फिर से इंटेस्टाइन की दीवार के भीतर या उनकी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, जहां वो सक्रियता के साथ भोजन ग्रहण करके फिर से पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। लेकिन बाइनरी फिजन के उपरांत बने हुए कुछ जो डॉटर एमीबी या शिशु एमीबी होती हैं, वो इंटेस्टाइन की दीवारों में प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि वो पूरी तरह से गोल हो जाती हैं और इस अवस्था में इन्हें हम कहते हैं प्रीसिस्टिक फॉर्म, या इसका दूसरा नाम भी है माइन्यूटा फॉर्म। अब हम देखें कि ये जो प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म है, यह अब सिस्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, जिसके फलस्वरूप प्रीसिस्टिक फॉर्म के चारों ओर एक पतली प्रतिरोधी वॉल बन जाती है और इसे ही कहा जाता है सिस्ट वॉल। और जब सिस्ट वॉल का निर्माण हो जाता है, इस अवस्था को सिस्टिक फॉर्म कहते हैं या सिस्टिक अवस्था कहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इस प्रीसिस्टिक फॉर्म के बाहर की ओर ये सिस्ट वॉल विकसित हो गई है। सिस्ट वॉल का निर्माण परजीवी अपने स्राव के द्वारा, अपने द्वारा जो द्रव स्राव करता है, सिक्रीट करता है, उसके द्वारा किया जाता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और साथ ही साथ ये क्रोमेटॉइड बॉडी होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सिस्टिक फॉर्म में न्यूक्लियस की संख्या एक है, सिंगल है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनी न्यूक्लिएट सिस्ट। शीघ्र ही इसका न्यूक्लियस विभाजित होकर के वह दो न्यूक्लियस बनाता है और इस दो न्यूक्लियस वाली सिस्ट अवस्था को कहा जाता है बाई न्यूक्लिएट सिस्ट। शीघ्र ही ये जो बाई न्यूक्लिएट सिस्ट स्टेज है, उसके दोनों न्यूक्लियस विभाजित होते हैं और विभाजित होकर के ये चार न्यूक्लियस बना लेते हैं और इन चार न्यूक्लियस की संख्या के आधार पर इस स्टेज को कहा जाता है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। तो यह है यूनिन्यूक्लिएट, जहाँ न्यूक्लियस की संख्या एक है, यहाँ न्यूक्लियस की संख्या दो है बाई न्यूक्लिएट, और यहाँ न्यूक्लियस की संख्या चार है, ये कहलाती टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। और ये तीनों के तीनों जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं कहलाती हैं सिस्टिक फॉर्म। अब ध्यान देंगे, जैसे इस सिस्ट का निर्माण हो जाता है, उसके बाद इस सिस्ट का जो आगामी विकास है, वह विकास उस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के भीतर
नहीं हो पाता है, इसलिए इसे संक्रमित व्यक्ति के शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। चूंकि ये सिस्ट इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और सिस्ट की जो दीवार है वो प्रतिरोधी होती है, इसलिए ये टेट्रान्यूक्लियस सिस्ट जो होते हैं वो मानव मल के साथ में, अपचित भोजन के साथ में उसके आहार नाल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मल के साथ उस संक्रमित व्यक्ति के शरीर से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये सॉइल में पड़े रहते हैं, मिट्टी में, जमीन पर पड़े रहते हैं। तो इस तरह ये सिस्ट यहाँ पर पड़े रहते हैं। देखिएगा, ये जो सिस्ट होते हैं इन पे तापमान का, अधिक तापमान का, कम तापमान का, नमी का कोई असर नहीं होता है और इसलिए ये पूरी तरह से प्रतिरोधी होते हैं। अब सॉइल में पड़े हुए जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं वो किन्हीं भी कारणों से या किन्हीं भी माध्यम से, जैसे संक्रमित भोजन के द्वारा, संक्रमित पेय पदार्थ के द्वारा, ठीक है, यदि ये मनुष्य के आहार नाल में पहुंच जाते हैं तो आहार नाल में पहुंचने के बाद सिस्ट की जो दीवार है उसमें एक सुराख हो जाता है और इस सुराख से यह जो टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म है, अवस्था है, वो बाहर निकल आती है। तो सिस्ट से टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म के बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है एक्ससिस्टेशन। एक्स माने बाहर, सिस्ट से बाहर आने की प्रक्रिया। और ये जो टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म होता है ये जब इंटेस्टाइन में स्वतंत्र हो जाता है तो स्वतंत्र होने के बाद इनमें एक विशेष तरह का डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट को कहा जाता है मेटासिस्टिक डेवलपमेंट। और इस मेटासिस्टिक डेवलपमेंट के प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये जो 4 न्यूक्लियस वाला मेटासाइक्लिक फॉर्म है, इससे 8 छोटे छोटे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के शिशु विकसित हो जाते हैं। और ये 8 के 8 जो फॉर्म हैं ये इन्फेक्टिव स्टेज होती हैं, ये संक्रमणकारी होती हैं, अर्थात ये इंटेस्टाइन को छोड़ करके इंटेस्टाइन की दीवारों पर जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और इस तरह ये सक्रियता के साथ यहाँ पर भोजन ग्रहण करती हैं और पुनः ये मेच्योर या परिपक्व ट्रोफोजोआइट में बदल जाती हैं। तो इस तरह इसका जो जीवन चक्र है वो चलते रहता है। यहाँ पर हम देखें कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो जीवन चक्र है वो मनुष्य में ही चलता है। इसके प्रसार करने के लिए एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंचाने के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी दूसरे परजीवी की जरूरत, दूसरे जंतु की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इस तरह के जीवन चक्र को कहा जाता है मोनोजीनेटिक लाइफ साइकिल। इसको हम कहेंगे मोनोजीनेटिक लाइफ साइकिल। अब हम जीवन चक्र की इस पूरी प्रोसेस को विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो तीसरा हमारा पॉइंट है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो जीवन चक्र है वह एक ही होस्ट अर्थात मनुष्य में पूरा हो जाता है। इस प्रकार के जीवन चक्र को एक कोशिकीय जीवन चक्र या मोनोजीनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इनका जो जीवन चक्र है वह निम्नानुसार चलता है। पहला, लाइफ साइकिल इन इन्फेक्टेड मैन अर्थात संक्रमित मनुष्य में जीवन चक्र। इसके अंतर्गत है परजीवी में रिप्रोडक्शन या प्रजनन, दूसरा एनसिस्टेशन या सिस्ट का निर्माण, और तीसरा है रिमूवल ऑफ सिस्ट अर्थात संक्रमित व्यक्ति के शरीर के अंदर जो सिस्ट विकसित हुए हैं उनका शरीर से मल के द्वारा बाहर निकलना। जब ये सिस्ट मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं तब वह दूसरे स्वस्थ मनुष्य में प्रवेश कर जाते हैं
और जीवन चक्र दूसरे स्वस्थ मनुष्य में इन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला है इन्फेक्शन या संक्रमण, अर्थात शिस्ट का स्वस्थ मनुष्य के आहार नाल के अंदर प्रवेश पा जाना, और दूसरा है एक्ससिस्टेशन या शिस्ट से परजीवी का बाहर आना। आइए पहले हम देखें लाइफ साइकिल इन इन्फेक्टेड मैन या संक्रमित मनुष्य में परजीवी का जीवन चक्र। निम्न 3 क्रमिक चरणों में जीवन चक्र इनका पूर्ण होता है। तो पहला है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। हम अध्ययन कर रहे हैं संक्रमित मनुष्य में, संक्रमित व्यक्ति में, जिसके इंटेस्टाइन की दीवारों के भीतर परजीवी उपस्थित है। मनुष्य के इंटेस्टाइन की दीवार के भीतर उपस्थित पूर्ण विकसित और परिपक्व अर्थात मैच्योर एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो ट्रोफोजोआइट अवस्था है, वह बाइनरी फिजन की विधि के द्वारा अलैंगिक या एसेक्सुअल प्रजनन या रिप्रोडक्शन करता है। प्रजनन की इस विधि में सबसे पहले ट्रोफोजोआइट का जो न्यूक्लियस है वह माइटोसिस विभाजन के द्वारा 2 न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाता है तथा इसके तुरंत बाद उसका साइटोप्लाज्म वह भी विभाजित हो जाता है, और साइटोप्लाज्म के विभाजन के साथ ही साथ एक परिपक्व ट्रोफोजोआइट से 2 डॉटर एंट एमीबी का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान देंगे, जो डॉटर एंट एमीबी बनी है उनमें से अधिकांशतः जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, डॉटर एंट एमीबी हैं, वो इंटेस्टाइन की दीवारों की नई कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर सक्रियता के साथ भोजन ग्रहण करते हुए फिर से ट्रोफोजोआइट में विकसित हो जाते हैं तथा बाइनरी फिजन की विधि के द्वारा पुनः प्रजनन करके इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करते हैं। लेकिन कुछ डॉटर एंट एमीबी इंटेस्टाइन की दीवार की नई कोशिकाओं के भीतर प्रवेश नहीं करते तथा वो मुक्त रह जाते हैं, स्वतंत्र रह जाते हैं, और इसे कहा जाता है प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा अवस्था। ये प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा अवस्था है, ये सिस्ट निर्माण की प्रक्रिया से गुजरते हैं या सिस्ट के निर्माण की आरंभिक तैयारी करते हैं। दूसरा चरण है एनसिस्टमेंट अर्थात सिस्ट का निर्माण। यह प्रक्रिया इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में होती है। ल्यूमेन में उपस्थित जो प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा अवस्था वाले ट्रोफोजोआइट का आकार गोल हो जाता है तथा वे अपने चारों ओर तरल पदार्थ स्रावित करके सिक्रीट करके एक पतली, लचीली तथा प्रतिरोधी माने रेजिस्टेंट सिस्ट आवरण या सिस्ट वॉल बना लेती हैं। प्रीसिस्टिक अवस्था द्वारा सिस्ट निर्माण की यह प्रक्रिया एनसिस्टमेंट कहलाती है। तो ये दूसरा चरण हुआ एनसिस्टमेंट, तथा परजीवी की यह अवस्था सिस्टिक अवस्था कहलाती है। इस प्रारंभिक अवस्था में इसके भीतर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स तथा कुछ क्रोमेटॉइड बॉडी और केवल एक न्यूक्लियस होने के कारण यह अवस्था यूनी न्यूक्लिएट सिस्ट कहलाता है। शीघ्र ही यूनी न्यूक्लिएट सिस्ट के भीतर जो न्यूक्लियस है वह माइटोसिस विधि से 2 बार विभाजित होता है। प्रथम विभाजन से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, इसलिए यह अवस्था बाई न्यूक्लिएट सिस्ट कहलाता है। उसके तुरंत बाद दूसरा विभाजन होता है और इस विभाजन से 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, इसलिए यह अवस्था
टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट अवस्था कहलाती है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, क्रोमेटॉइड बॉडी इत्यादि टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म पे लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तीसरी अवस्था है, तीसरा जो चरण है वो है रिमूवल ऑफ सिस्ट या सिस्ट का मनुष्य के शरीर से बाहर निकलना। यहाँ पर हम देखते हैं जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट बना है उसका आगामी विकास संक्रमित मनुष्य में नहीं होता, अतः ये संक्रमित मनुष्य के मल के साथ उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आगामी विकास अब दूसरे स्वस्थ मनुष्य के आहार नाल में इस टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट के प्रवेश के बाद ही होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं यह है मैच्योर ट्रोफोजोआइट, जो इंटेस्टाइन की दीवार के भीतर जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के भीतर मौजूद होता है। इस मैच्योर ट्रोफोजोआइट में बाइनरी फिजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण से छोटे छोटे 2 एमीबी बन जाते हैं। इनको कहा जाता है डॉटर एमीबी। तो डॉटर एमीबी में से जो अधिकांश एमीबी डॉटर एमीबी हैं वो वापस इंटेस्टाइन की दीवार की नई कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सक्रियता के साथ भोजन ग्रहण करके वो मैच्योर ट्रोफोजोआइट में बदल जाते हैं और इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करते हैं। लेकिन कुछ डॉटर एमीबी ये इंटेस्टाइन की नई कोशिकाओं के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं और वो इंटेस्टाइन के भीतर जो ल्यूमेन है, रिक्त स्थान है, वहीं पड़े रहते हैं और इस अवस्था को कहा जाता है प्रीसिस्टिक फॉर्म या इसे ही हम कहते हैं माइन्यूटा फॉर्म। अब इस माइन्यूटा फॉर्म से सिस्ट का निर्माण होना है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं ये जो डॉटर एमीबी है जो प्रीसिस्टिक फॉर्म पर है वह अपने शरीर से चारों ओर तरल पदार्थ स्रावित करता है और ये जो तरल पदार्थ है इनके चारों ओर डिपॉजिट होकर के वह एक वॉल का निर्माण कर लेता है और इसी वॉल को कहा जाता है सिस्ट वॉल। यहाँ पर हम कुछ ग्लाइकोजन बॉडी भी देख रहे हैं, क्रोमेटॉइड बॉडी भी देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि न्यूक्लियस की संख्या 1 है, सिस्ट वॉल बन चुकी है, इसलिए इस अवस्था को कहा जाएगा यूनी न्यूक्लिएट सिस्ट स्टेट। शीघ्र ही इसका जो न्यूक्लियस है वह विभाजित होकर के 2 न्यूक्लियाई बना लेता है और इस अवस्था को कहा जाता है बाई न्यूक्लिएट सिस्ट। बाई न्यूक्लिएट सिस्ट अवस्था का जो न्यूक्लियस है वो फिर से विभाजित होता है और इस तरह कुल 4 न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाते हैं और इस अवस्था को कहा जाता है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है यहाँ तक विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है जीवन चक्र का, वह संक्रमित मनुष्य के शरीर के भीतर हो रहा है। ध्यान देंगे ये हो रहा है जो इन्फेक्टेड या संक्रमित व्यक्ति है उसके शरीर के भीतर हो रहा है। अब ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं इनका आगामी विकास अब इस संक्रमित मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं हो सकता है। तो आगामी विकास के लिए इस टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट अवस्था को किसी दूसरे स्वस्थ मनुष्य के शरीर के अंदर उसके आहार नाल में प्रवेश करके इंटेस्टाइन में पहुंचना होगा। इसलिए ये जो सिस्ट फॉर्म होते हैं ये मानव मल के साथ में उसके शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और इस तरह ये जो सिस्ट अवस्था होती है वो जमीन में या मिट्टी में पड़ी हुई होती है। ताप के प्रति ये रेजिस्टेंट होती है, इसलिए लंबे समय तक बिना परिवर्तन के ये सॉइल में या मिट्टी पे पड़ी रहती है। तो इस तरह जीवन चक्र जो संक्रमित मनुष्य के शरीर में है वह पूर्ण होती है। अब हम देखेंगे नए मनुष्य में या स्वस्थ मनुष्य में जीवन चक्र। तो लाइफ साइकिल
इन न्यू होस्ट या स्वस्थ मनुष्य में संक्रमण और उसके बाद जीवन चक्र। तो यहाँ पर दो चरण हैं, हम देखें। पहला है इन्फेक्शन या संक्रमण। इसके पहले हमने देखा कि संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ में जो टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म है वह शरीर से बाहर आकर के ये सॉइल में पड़ा रहता है। हम कल्पना करें ये जो सिस्ट है ये सॉइल में पड़ा हुआ है। अब ये जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है यह वातावरण की तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधी और संक्रमणकारी अवस्था होती है। अतः अनउपचारित अनट्रीटेड मल, है ना, खुली जगहों पर शौच आदि के कारण मिट्टी में टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट ये पड़े हुए होते हैं तथा ये नए मनुष्य में संक्रमण के लिए अवसर की प्रतीक्षा भी करते हैं। ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट फॉर्म अनेक माध्यमों से मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश कर सकते हैं, जिनमें अस्वच्छ हाथ, माने हाथ यदि सही तरीके से धोए नहीं गए हैं भोजन के पूर्व। दूसरा, असुरक्षित एवं संक्रमित खाद्य और पेय पदार्थ, कच्ची सब्जियां, मक्खी, काकरोच आदि के द्वारा भोजन या पेय पदार्थ का दूषित होना, कंटिमिनेट होना, ये सब प्रमुख कारण है, माध्यम है। तो इन सब परिस्थितियों में इन सब माध्यम से वह जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है वह दूसरे मनुष्य के आहार नाल में पहुंच जाता है और पहुंचने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इन्फेक्शन या संक्रमण। दूसरे चरण में हम देखें एक्ससिस्टेशन या सिस्ट से परजीवी का बाहर आना। जब यह जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट अवस्था है वह दूसरे मनुष्य के आहार नाल के स्टमक से अपरिवर्तित अवस्था में गुजरता है, अर्थात स्टमक में सिस्ट वॉल के ऊपर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्यों प्रतिक्रिया नहीं होती है? क्योंकि ये जो सिस्ट होते हैं वो स्टमक से रिलीज होने वाले जो गैस्ट्रिक एंजाइम हैं उनके प्रति भी प्रतिरोधी होते हैं। अब ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट स्टमक से होकर के कहाँ पहुँचेंगे? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में पहुँचने पर इंटेस्टाइन की दीवारों से जो एंजाइम निकलता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम, उसकी क्रिया से जो सिस्ट वॉल है उनमें छिद्र बन जाता है, एक सुराख बन जाता है और इसी सुराख से उस सिस्ट के भीतर जो मौजूद है टेट्रान्यूक्लिएट एंटमीबा वह बाहर निकल करके इंटेस्टाइन के ड्यूमेन में स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है और मुक्त हुई इस अवस्था को कहा जाता है मेटासिस्टिक फॉर्म। तो सिस्ट से बाहर आने की यही प्रक्रिया कहलाती है एक्ससिस्टेशन। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये सिस्ट है जो सॉइल में पड़ा हुआ था। कई परिस्थितियों के कारण से यह स्वस्थ मनुष्य के आहार नाल के भीतर पहुंच गया। स्टमक में जब ये पहुंचता है तो सिस्ट के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन जब यह सिस्ट इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन की दीवार से जो एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम, उसके कारण से इसकी दीवार पर एक छिद्र हो जाता है और उसी छिद्र से सिस्ट के अंदर मौजूद जो टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म है वह बाहर आ जाता है और बाहर आने की इसी अवस्था को हम कहते हैं एक्ससिस्टेशन। बाहर आने के बाद आगामी विकास कैसे होता है, आइए उसके बारे पे हम अध्ययन करते हैं। तीसरा है मेटासिस्टिक डिवीजन। यहां पर आप देखिएगा जो सिस्ट से बाहर अवस्था मुक्त होती है यह कहलाती है एक्ससिस्टिक
या इसका दूसरा नाम भी है मेटासिस्टिक फॉर्म। तो मेटासिस्टिक फॉर्म में विशेष प्रकार का मल्टीपल फिजन होता है या इसे हम कहते हैं मेटासाइक्लिक डिवीजन होता है, और इस विभाजन या डिवीजन से 8 शिशु एंटमीबा ये विकसित हो जाते हैं और इन्हें कहा जाता है मेटासिस्टिक ट्रोफोजोआइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सिस्टेशन से ये 4 न्यूक्लियस वाली अवस्था बाहर आती है और यह अवस्था कहलाती है एक्स सिस्टिक फॉर्म या मेटासिस्टिक फॉर्म। इस मेटासिस्टिक फॉर्म में अब विभाजन होता है और इस विभाजन को कहा जाता है मेटासिस्टिक डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट के कारण से यहाँ पर हम देख सकते हैं कुल 8 डॉटर एमीबी बनती हैं, और ये जो डॉटर एमीबी होती हैं इनको कहा जाता है मेटासिस्टिक ट्रोफोजोआइट। ये सभी हैं मेटासिस्टिक ट्रोफोजोआइट और इनकी संख्या होती है 8। ठीक है, अब इन मेटासिस्टिक ट्रोफोजोआइट की आगामी यात्रा क्या होती है वो हम देखें। चौथे चरण पे हम देखें मेटासिस्टिक ट्रोफोजोआइट का इंटेस्टाइन की कोशिकाओं में प्रवेश। तो मेटासिस्टिक ट्रोफोजोआइट सक्रिय रूप से, चूंकि इनमें सूडोपोडिया होते हैं, प्रचलन अंग होते हैं, इसलिए ये सक्रिय रूप से गति करते हुए बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और उसके म्यूकस मेम्ब्रेन को पार करके कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाते हैं तथा वहां सक्रिय रूप से भोजन करते हुए रोगकारी परिपक्व ट्रोफोजोआइट में विकसित हो जाते हैं, मैच्योर ट्रोफोजोआइट में विकसित हो जाते हैं। इस तरह नए होस्ट में सिस्ट के प्रवेश तथा इंटेस्टाइनल कोशिकाओं में प्रवेश के साथ ही जीवन चक्र पूर्ण होता है। तो ये जो मेटासिस्टिक ट्रोफोजोआइट हैं ये इंटेस्टाइन की दीवारों पर जो कोशिकाएं होती हैं उनके भीतर प्रवेश कर जाती हैं, वहाँ सक्रियता के साथ भोजन ग्रहण करती हैं, इनके आकार में वृद्धि होती है और अंत में ये मैच्योर ट्रोफोजोआइट के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह एक नए स्वस्थ मनुष्य के शरीर के अंदर सिस्ट के रूप में परजीवी की अवस्था का प्रवेश, तदुपरांत मेटासिस्टिक ट्रोफोजोआइट का निर्माण और मेटासिस्टिक ट्रोफोजोआइट का इंटेस्टाइन की नई कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाना, यह परजीवी के जीवन चक्र को स्वस्थ मनुष्य में पूर्ण करता है। आइए अब अगले क्रम पे हम देखें पैथोजेनिसिटी या रोगजनकता। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के लार्ज इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट या अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। यह इंटेस्टाइन की दीवार की कोशिकाओं को, उनके टिश्यू को खा करके क्षतिग्रस्त करता है तथा रोग भी उत्पन्न करता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के प्रभाव से मनुष्य में रोग के 3 प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। पहला है एमीबिक डिसेंट्री, दूसरा क्रॉनिक एमीबियोसिस और तीसरा है क्रिटिकल एमीबियोसिस। पहले हम देखेंगे एमीबिक डिसेंट्री के बारे में। एमीबिक डिसेंट्री यह एमीबियोसिस भी कहलाता है। इसमें संक्रमण केवल, ध्यान देंगे, संक्रमण केवल इंटेस्टाइन तक ही सीमित रहता है। यह हिस्टोलिटिक एंजाइम स्रावित करता है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका हिस्टोलिटिक एंजाइम स्रावित करता है, रिलीज करता है, जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजा लेयर, उसके नीचे स्थित सब म्यूकोजा को डिसॉल्व करके क्षतिग्रस्त करता है, जिससे इंटेस्टाइन की दीवारों से रक्त का स्राव होने लगता है। इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में रक्त, टिश्यू के अवशेष
प्रचुर मात्रा में म्यूकस, ब्लड सेल्स तथा अमीबी एकत्रित होते रहते हैं जो चिकने मल के साथ बार बार बाहर निकलते रहते हैं। इंटेस्टाइन में सूजन एवं अल्सर के कारण तेज दर्द होता है। ये है एमीबिक डिसेंट्री के बारे में। दूसरा हम देखते हैं क्रॉनिक एमीबियोसिस या दीर्घकालीन एमीबियोसिस। यह लंबी अवधि तक अमीबिक संक्रमण की अवस्था होती है। इसमें रोगी को डायरिया, आंत की अनियमितता, पेट दर्द, आभासी कब्ज, उल्टी, घबराहट, थकान, भूख में कमी आदि की शिकायत निरंतर बनी रहती है। दीर्घकालीन या लंबे समय तक संक्रमण के कारण व्यक्ति इन लक्षणों का आदी हो जाता है और सामान्य जीवन व्यतीत करते रहता है। संक्रमित व्यक्ति में परजीवी लगातार बने रहता है तथा वह व्यक्ति सदा संक्रमणकारी शिष्ट को अपने मल के साथ त्यागते रहता है और इस तरह वह व्यक्ति एक रोगवाहक या कैरियर की भांति कार्य करता है। ये हुआ क्रॉनिक एमीबियोसिस के बारे में। आइए अब हम देखें तीसरे तरह की पैथोजेनिसिटी, क्रिटिकल एमीबियोसिस। क्रिटिकल एमीबियोसिस में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला हम देखें इन्फेक्शन पेरिटोनिटिस। ये क्रिटिकल कंडीशन है, जटिल और गंभीर परिस्थितियां हैं। संक्रमण की कुछ स्थितियों में रोगकारी परिपक्व जो ट्रोफोजोआइट हैं वो इंटेस्टाइन की भीतरी परत की कोशिकाओं को खाते हुए क्रमशः गहराई में जाने लगते हैं। ये क्रमशः म्यूकोजा से सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा, सीरोजा इस तरह को खाते रहते हैं और उन्हें क्षतिग्रस्त करते हुए माने अल्सरेशन उनमें क्रिएट करते हैं और अंत में वो इंटेस्टाइन की बाहरी परत जिसे हम कहते हैं सीरोजा से बाहर निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं, जिसके कारण इंटेस्टाइन की दीवार में परफोरेशन या छेद हो जाता है। ट्रोफोजोआइट का एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचने से इन्फेक्शन पेरिटोनिटिस हो जाता है, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये इंटेस्टाइन की दीवार है और इंटेस्टाइन की दीवार में कौन कौन सी लेयर होती हैं। पहली लेयर है म्यूकोजा, दूसरी सब म्यूकोजा, तीसरी मस्कुलरिस म्यूकोजा और चौथा है सीरोजा। ठीक है। अब इंटेस्टाइन की भीतरी सतह जहां पर ये परजीवी मौजूद है, ये परजीवी क्या करता है, ये इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर प्रवेश करता है, म्यूकोजा की परत को नष्ट करता है। उसके बाद ये चला जाता है सब म्यूकोजा में, फिर चले जाता है मस्कुलरिस म्यूकोजा में और अंत में ये सीरोजा को भी खाते हुए बाहर स्वतंत्र हो जाता है। तो ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है पेरिटोनियम और ये है इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन की दीवार को छेद करते हुए इस बॉडी कैविटी में स्वतंत्र हो जाता है, जिसके कारण से पेरिटोनियम इन्फेक्शन हो जाता है और इस पेरिटोनियम इन्फेक्शन के कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरी क्रिटिकल अवस्था है, यह है एमीबिक हिपेटाइटिस। कभी कभी ट्रोफोजोआइट्स रक्त परिवहन के साथ संक्रमित व्यक्ति के, ध्यान देंगे, लीवर में पहुंचकर वहां स्थापित हो जाते हैं और वहां की टिश्यू को खाकर उन्हें निरंतर क्षतिग्रस्त करते हुए बड़े बड़े मवाद या पस से भरे फोड़े बना देते हैं। संक्रमित लीवर पहले बढ़कर कंजस्टेड हो जाता है तथा हिलने डुलने से पीड़ा होने लगती है। संक्रमण की यह दशा एमीबिक हिपेटाइटिस कहलाती है। तीसरा है लंग एंड ब्रेन एब्सेसेस, फेफड़े
और मस्तिष्क में घाव हो जाना। कभी कभी ट्रोफोजोआइट रक्त परिवहन के द्वारा संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों और उसके ब्रेन तथा स्प्लीन आदि में पहुंचकर वहां स्थापित हो जाते हैं और वहीं पर वहां के टिश्यू को खाकर उन्हें क्षतिग्रस्त करते रहते हैं तथा मवाद या पस से भरे फोड़े या एब्सेसेस ये बनाते हैं। ब्रेन तथा फेफड़ों के फोड़े ये गंभीर तथा घातक होते हैं तथा इनके कारण भी कभी कभी रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो क्रिटिकल एमीबियोसिस है वह घातक होती है। पांचवें क्रम में हम देखेंगे प्रोफाइलेक्सिस या प्रिवेंशन, रोग से बचाव या उसकी रोकथाम। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होने वाले रोग जिसे हम एमीबियोसिस कहते हैं यह अस्वच्छता जनित रोग है। इसकी रोकथाम अनेक स्तर पर की जा सकती है। पहला है पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस या व्यक्तिगत स्तर पर रोकथाम। दूसरा है कम्युनिटी प्रोफाइलेक्सिस या सामुदायिक स्तर पर रोकथाम। तो पहले हम देखें पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस या व्यक्तिगत स्तर पर रोकथाम। स्वच्छता संबंधी निम्न आदतों को व्यक्तिगत स्तर पर अपनाकर इसकी रोकथाम की जा सकती है। ये आदतें इस तरह से हैं। पहला, भोजन करने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना चाहिए। दूसरा, शौच निवृत्ति या टॉयलेट उपरांत हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोकर साफ करना चाहिए। तीसरा, खाने पीने के पदार्थों को ढककर रखना चाहिए ताकि मक्खी, काकरोच, चूहों आदि के द्वारा वो संदूषित या कंटिमिनेटेड होने से पूरी तरह सुरक्षित रहें। चौथा, हरी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर उपयोग करना चाहिए। पांचवा, उंगलियों के नाखूनों को नियमित रूप से तथा अच्छी तरह काटना चाहिए। छठवां, उंगलियों के नाखूनों को दांतों से नहीं काटना चाहिए। सातवां, पानी को उबालकर तथा ठंडा करके पीना चाहिए। और आठवां है खुले स्थानों पर शौच नहीं करना चाहिए, ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए। घर में शौचालय का निर्माण जरूर करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है हर घर शौचालय, यह योजना इसी संक्रमण को ध्यान में रख करके बनाई गई है। स्वच्छता को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने यह योजना बनाई है। इस योजना का लाभ लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा हम देखें कम्युनिटी या सामुदायिक स्तर पर रोकथाम। स्वच्छता संबंधी उपायों को नगरपालिका, नगर निगम तथा अन्य स्थानीय निकायों के द्वारा प्रभावशाली ढंग से अपनाकर या इसका पालन कर इसकी रोकथाम की जा सकती है। ये इस तरह से है। पहला, पेयजल आपूर्ति को संदूषित या कंटिमिनेशन होने से पूर्णतः सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरा, पेयजल आपूर्ति को मल प्रदूषण या फीकल पॉल्यूशन होने से पूर्णतः सुरक्षित रहना चाहिए। तीसरा, खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों को खाद्य सामग्री को पूरी तरह ढक कर रखने के नियम का पालन करवाना चाहिए। चौथा, मल प्रबंधन एवं नष्टीकरण, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खाद्य निर्माण जैसी तकनीक का उपयोग करना चाहिए। पांचवा, गंदी नालियों की नियमित साफ सफाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। और छठवां है गंदी बस्तियों में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था एवं उनकी स्वच्छता को प्राथमिकता देना चाहिए। ये हुआ प्रोफाइलेक्सिस के बारे में। अब हम देखें ट्रीटमेंट। छठवां है ट्रीटमेंट, उपचार या चिकित्सा। रोग होने पर उसका उपचार या उसकी चिकित्सा। अमीबियासिस रोग का उपचार
निम्न दवाओं के उपयोग के द्वारा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। पहला है जनरल मेडिसिन या सामान्य औषधियाँ। ये औषधियाँ इस तरह से हैं। पहला है एमेटिन, दूसरा है डिहाइड्रोएमेटिन, तीसरा है क्लोरोक्विन, चौथा डायोडोक्विन और पांचवा है वायोफार्म। कुछ एंटीबायोटिक भी हैं जिनसे इनका उपचार किया जाता है। ये है पहला टेरामाइसिन, दूसरा एरिथ्रोमाइसिन, तीसरा ऑरियोमाइसिन और चौथा है फ्यूमेजिलिन। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि रोग के लक्षण, उसकी अवस्था तथा रोग की गंभीरता के अनुसार उपचार हेतु दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय परामर्श से लेना चाहिए। और अंत में हम आते हैं इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो अवस्थाएं हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इन इन्फेक्टेड मैन। संक्रमित मनुष्य में एंटमीबा हिस्टोलिटिका के जीवन चक्र को एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द एंट्रेंस एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इन न्यू होस्ट। नए होस्ट में एंटमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के प्रवेश तथा उसके जीवन चक्र को समझाइए। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द पैथोजेनिसिटी ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की रोग जनकता को समझाइए। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एमीबियोसिस। एमीबियोसिस से बचाव को एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द क्रिटिकल एमीबियोसिस। क्रिटिकल एमीबियोसिस को समझाइए। और 7वां है डिस्क्राइब। यह निबंधात्मक प्रश्न है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और ये जो पाठ्य सामग्री हमने जहाँ से ली है वो इस तरह से हैं। आगामी लेक्चर वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल तंबोली सर जूलॉजी अड्डा को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और यह पाठ्य सामग्री आपकी तैयारी के लिए कितनी उपयोगी है उस पर अपना कमेंट जरूर दें। इसके बाद जो अगला लेक्चर वीडियो है वो पैरासिटोलॉजी के यूनिट 3 से है और ये है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू।